Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and IIT alumnus and you are watching 5 in classes. Let's hit the concepts. तो पिछले लेक्चर में हमने स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वो वाले क्वेश्चन जिसमें स्यूडो फोर्स प्लस कंस्टेंट्स दोनों का यूटिलाइज करके हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे वाले भी सवाल हमने लिखे थे, है ना। एचसी वर्मा के काफी सारे प्रॉब्लम्स किए थे। अच्छा, आज हम ना कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, छोटी से टॉपिक्स को साथ में क्लब किया हुआ है। जैसे थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पल्स, व्हाट इज एन इम्पल्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है। और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थोड़ा सा देखेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस विल कम व्हेन वी विल बी स्टडीइंग कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें वो कोलिजन में होंगी, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लीजिए, जस्ट व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां तक देखेंगे। समझ में आ गई बात? चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बात ये है कि माना कि दो बॉडीज है, क्या है, दो बॉडी में मान लिया। चलो अब अगर ये बॉडी इसे 1 मान लिया और इसे 2 मान लिया, ठीक है। जब ये किसी वेलोसिटी से आए, दोनों टकरा लिए मान लिया। अब जब टकराए तो क्या होगा, बॉडी 1 बॉडी 2 पे कोई फोर्स लगाएगी। क्या होगा, बॉडी 1 बॉडी 2 पे जो फोर्स लगाएगी ना उसको कहा जाएगा, देखो जिस पे फोर्स लग रहा है उसे पहले लिखते हैं F21। तो ये फोर्स लग रहा है बॉडी 2 पे बिकॉज ऑफ बॉडी 1, फोर्स ऑन बॉडी 2 बिकॉज ऑफ बॉडी 1। ये हो गया एक फोर्स। एंड अनदर फोर्स, एंड द अदर फोर्स इज ऑन बॉडी 1, ठीक है। ये क्या है, ये फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ बॉडी 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। देखो एक फोर्स क्या है, एक जब भी कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल टकरा रहे हैं ना तो फोर्स का ट्रांसफर होता है। और एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ इनका ये कहना है कि जब भी दो बॉडी, मतलब एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है, एट द सेम टाइम दूसरी बॉडी पहले पे भी फोर्स लगा रही है। और उसके बारे में अब फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में उन्होंने ये कहा कि जब भी दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, सो फॉर एवरी एक्शन क्या है कि पहले बॉडी ने दूसरे को फोर्स दिया, दैट इज एक्शन F21, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है इसका स्टेटमेंट, क्या है, फॉर every action there is an equal and opposite reaction. That means if I assume that the action is 2-1, that means the force applied by 1 on 2. That means if I say F21 is the action and F12 is the reaction, मतलब कि बॉडी 1 ने 2 पर फोर्स लगाया और उसकी वजह से 2 ने 1 पर बैक फोर्स लगाया। अगर ऐसा हो रहा है तो एज पर न्यूटन उनका ये कहना है कि ये फोर्स इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अंडरस्टैंड, इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पे 2 स्टार पॉइंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बात समझ में आती है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, आप सभी को पता भी होगा शायद कि एज पर दी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से फॉर एवरी एक्शन देयर इज गोना बी अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को एक झापड़ मारते हैं तो सामने वाला भी आपको उसी रफ्तार से झापड़ लगाए अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये तो समझाने की बात है, ऐसा कुछ होता है। जैसे ही आप झापड़ लगाते हैं ना
ऐसे जैसे किसी को झापड़ लगाया आपने तो क्या होता है पता है, आप एक फोर्स अपने हाथ से गाल पे लगा रहे हो, उसी समय गाल हाथ पे दोबारा एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा चुका होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओ किसी को मारो चट से और कहना कि मैंने तुम्हें जो फोर्स दिया तुम्हारे गाल ने उतना फोर्स मुझे दे दिया, तो तुम्हें दोबारा मुझे मारने की जरूरत नहीं है। समझ में आती है बात? ये कहना बिल्कुल गलत है। थर्ड लॉ के हिसाब से ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने तुम्हें एक झापड़ मारा तो तुम भी मुझे पलट के एक झापड़ मारा। अरे भाई, जब मैंने तुम्हें एक झापड़ मारा उसी वक्त क्या हुआ, मेरे हाथ से एक फोर्स तुम्हारे गाल पे ट्रांसफर हुआ और तुम्हारे गाल से एक फोर्स मेरे हाथ पे ट्रांसफर हो चुका है उसी समय। तो तुम्हारे गाल ने तो मेरे हाथ को मारा है। समझ रहे हो? ये नहीं कि दोबारा नहीं चलो जब मैंने तुम्हें मारा था तुमने मुझे मार लिया। अरे भाई, पढ़े लिखे हो तो क्या करना कि मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारे गाल ने मुझे पहले ही मार दिया। ठीक है, तो ये है सेकंड लॉ। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज जो मुझे तुम्हें सिखानी थी ना, वो ये था कि जब हम फोर्स विद दिस रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन क्या शो करता है, F21 मींस पहला जो लेटर होगा ना इस पे लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो लेटर है ना इसके द्वारा लग रहा है, इसके द्वारा लग रहा है। समझ रहे हो? समझ में आती बात? इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि पहला जो लेटर होगा उस बॉडी पे लग रहा है और दूसरा जो लेटर लग रहा है, दूसरा जो लेटर है उस बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? चलो, हो गया। न्यूटन थर्ड लॉ यही है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वो देख लिया जाएगा। पहले भी हम कई सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जिसमें हमने इसका यूटिलाइजेशन कर लिया है, हम सोचे नहीं। अच्छा चलो, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये कैसे और कहां पे ये ट्रू है। ठीक है, देखो वो ब्लॉक वाला सिस्टम याद है ना, ये अगर ये ब्लॉक किसी क्या पे रखा हुआ है, इस तरीके से ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो देखो ये ब्लॉक एक फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा और ये ग्राउंड एक फोर्स ऊपर की ओर ब्लॉक पे लगाएगा। समझ रहे हो? अगर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है ना, अगर एक नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम नॉर्मल फोर्स ये ब्लॉक किस पे लगाएगा, ग्राउंड पे लगाएगा। हाँ, अब ये हो जाता है कि ये वाला जो नॉर्मल फोर्स होता है ये इक्वल टू mg हो जाता है कुछ कुछ केसेस में, है ना। हर केस में नहीं होता है, वो भी हमने देखा था, हर केस में नहीं होता है ये, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये हो जाता है। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। क्या ये अगर मैं इसे बॉडी 1 मान लू, इसे बॉडी 1 मानू, इसे बॉडी 2 मानू, तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला है ना, ये क्या है, ऊपर वाला जो है बॉडी 2 बॉडी 1 पे लगा रहा है, मतलब कि F12 है। किस बॉडी पे लगा है ये फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बॉडी 1 पे लगा है बिकॉज ऑफ बॉडी 2। अच्छा, ये वाला फोर्स क्या है, ये है F, किस बॉडी पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, F21। समझ में आती बात? अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, और एक ऑप्शन देखते हैं, देखो ऐसा, ये पेंडुलम वाला केस याद है ना, ये अगर मास m है, यहां पे थर्ड लॉ कैसे वैलिड है, यहां पे थर्ड लॉ कैसे वैलिड है, अगर इसके बारे में सोचना है तो यहाँ पे चलो, एक मैंने यहाँ पे ना सेक्शन लिया, सेक्शन समझते हो, सेक्शन लिया और यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया और इसको काट करके आप इस पॉइंट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं ना, पॉइंट ए, तो देखो पॉइंट ए पे क्या होगा ना, पॉइंट ए पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो ऐसे करके ये तो ऊपर का हो गया और ये यहाँ से पॉइंट ए हो गया, और अब इसे मैं अलग अलग करके पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये है मास है। देखो पॉइंट ए पे क्या होने वाला है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर की बॉडी पॉइंट ए पे इस तरीके का फोर्स लगा रही है। समझ रहे हो? ये पूरे नीचे की बॉडी को, अच्छा ऊपर की बॉडी लगा रही है, लेकिन लग कहाँ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। अच्छा, ये ऊपर की बॉडी फोर्स लगाएगी कहाँ, ये ऊपर की बॉडी फोर्स लगाएगी नीचे की बॉडी पे, और वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आती है बात? ये ऐसा एफ हो गया, और नीचे की बॉडी ऊपर की बॉडी पे एक फोर्स लगाएगी, वो नीचे की ओर होगा। अब जब ये दोनों फोर्स देखो इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए ये पॉइंट ना यहीं का यहीं बना रहेगा, इसीलिए ये पॉइंट ए पर ही बना रहता है, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर का जितना भी पार्टिकल है, जितने भी स्ट्रिंग है, ये चाहता है कि नीचे की बॉडी को एक फोर्स के साथ ऊपर की ओर बनाए रखे।
खींचा रहता है, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना कि ये नीचे की बॉडी ऊपर वाले को खींचने की कोशिश कर रही होती है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे स्प्रिंगलेस मान लूं तो ये फोर्स भी mg के बराबर होगा और ये फोर्स भी mg के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो किसी भी एक पॉइंट पे तुम अगर ऐसे स्ट्रिंग पे कट करके अगर तुम फोर्स का एनालिसिस करो ना, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ, एंड अगर मास स्प्रिंगलेस है तो ये mg के बराबर होता है। ठीक है, अब यही फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट है, इसी के मैग्नीट्यूड को ही तो हम टेंशन कहते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इसी के मैग्नीट्यूड को हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। समझ में आती बात? तो हर जगह थर्ड लॉ वैलिड है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू इम्पल्स, व्हाट इज एन इम्पल्स? सुना है क्या कभी? इम्पल्स क्या है? इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स which is very large in magnitude, but it will act for a very short duration of time. Understand? इम्पल्स एक ऐसा फोर्स है जो बहुत बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन वो बहुत ही छोटे समय के लिए एक्ट करता है किसी बॉडी पे। समझ में आ रही बात? तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअली इम्पल्स, ये जे जो है ना, ये क्वांटिटी, इसे कहा गया कि अगर एक फोर्स छोटे से समय के लिए किसी बॉडी पर एक्ट करे तो उसके प्रोडक्ट को, फोर्स के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद टाइम, जो छोटा सा समय है, ये इस प्रोडक्ट को इम्पल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड्स। ठीक है, न्यूटन सेकेंड्स। अच्छा, फोर्स मल्टीप्लाइड विद टाइम। अच्छा, ये चीज अब एक्चुअली में तुम अगर देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं फोर्स और टाइम का, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करता हूं फोर्स और टाइम का, ये फोर्स है, ये टाइम है। अब मान लिया कि एक फोर्स था जो कि टाइम के साथ कांस्टेंट था और किसी बॉडी पे इस तरीके से एक्ट कर रहा था, इस तरीके से एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे, तो देखो ये कितने टाइम के लिए, इतने से इतने टाइम तक के लिए, मान लिया ये T1 है, ये T2 है। तो T1 से T2 तक के लिए एक फोर्स किसी बॉडी पर, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये F मान लिया चलो, है ना। F फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी बॉडी पर T1 से T2 टाइम तक एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं F डेल्टा T निकालूं तो डेल्टा T क्या हो जाएगा? यही तो डेल्टा T है ना, इस समय के लिए एक्ट कर रहा है, ये डेल्टा T है ना। तो डेल्टा T मल्टीप्लाइड विद फोर्स, और फोर्स क्या है? इतना है ना। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो भैया यही एरिया तो तुम्हें F इंटू डेल्टा T देने वाला है, यही एरिया तो तुम्हें F इंटू डेल्टा T दे रहा है। ये क्या दे रहा है? इम्पल्स इज इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T। समझ में आती है बात? अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया। इसके अलावा सर मुझे कैसे पता चलता कि ये एरिया अंडर द FT कर्व ही इम्पल्स मिलने वाला है? मुझे कैसे पता चलता? और कोई मैथमेटिकली कुछ करके बताओ। ऐसा कोई अगर मुझे बच्चा बोल दे तो मैं क्या करूंगा? तो देखो, तो मैं करूंगा कि मैं चला जाऊंगा कौन से लॉ में? सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ के हिसाब से क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। ये बात हमें पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो यहां से क्या कर लेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू F इंटू dt। ये हो रही बात? ये हो रही बात? नहीं हो रही है? अच्छा, दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा T। ये बात समझ में आती है? ये दोनों रिलेशन समझ में आते हैं? देखो इंटीग्रेट कर दोगे तो छोटा सा जो चेंज था वो बड़ा सा चेंज बन जाएगा, और F इंटू dt क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा T बन जाएगा, है ना। क्योंकि T1 से T2 तक जा रहा होगा ना, ये T1 से T2 तक जा रहा होगा, है ना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ये बात हो गई। तो अब देखो F इंटू डेल्टा T, ये आखिरकार लिखा कैसा गया था? इंटीग्रेशन ऑफ F dt फ्रॉम T1 टू T2। इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ही तो रिप्रेजेंट करता है। हमें तो ये तो पता है ना कि इंटीग्रेशन तो एरिया ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये और ये दोनों, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस थिंग इज F इंटू डेल्टा T। तो भैया एरिया अंडर FT कर, एरिया अंडर FT कर, ये हमें इम्पल्स देगा। इस रिलेशन से पता चलता है। देखो इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि एरिया अंडर FT कर हमें इम्पल्स देने वाला है। तो अगर मैंने इसे डायरेक्टली यहां पे बना दिया
क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज पहले से थी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी तो एरिया अंडर दी कर्व होता है फोर्स और टाइम का। ठीक है, अब तो ये तो कांस्टेंट फोर्स हो गया ना, यहाँ पे तो फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है ना, समय के साथ कहाँ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन नॉर्मली देखो ऐसा नहीं होता इम्पल्स। नॉर्मली इम्पल्स के बारे में अगर तुम सोचो और कोई फोर्स है जो एकदम अचानक से जोर से किसी बॉडी पर लगा और थोड़े समय के लिए लगा, मानो अगर कोई एक फोर्स, अच्छा तुमने वो इसके बारे में जानते हो कंप्रेशन के बारे में, देखो ये जैसे कॉइन बनता है ना, कॉइन छोटे छोटे कॉइन्स, तो क्या होता है कि एक हैमर जैसा एक फट से गिरता है और उस कॉइन के शेप में उसे बना के हेडिंग करके फिर चला जाता है, समझ रहे हो। तो फट फट इतने जोर से फटाफट वो बनाते जाते हैं, कॉइन को इंप्रेशंस देते जाते हैं, समझ रहे हो। तो वो हैमर फटाफट गिरता है और जल्दी जल्दी फोर्स देकर फिर उठकर चला जाता है और उतने देर में इधर से कॉइन्स चेंज होते जाते हैं, नए नए कॉइन्स आते जाते हैं, नए नए इंप्रेशंस पड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये जब प्रोसेस हो रहा होता है तो फोर्स देखो जोर से पड़ा लेकिन थोड़े समय के लिए पड़ा, राइट, थोड़े समय के लिए पड़ा। तो जब फोर्स ऐसे थोड़े समय के लिए ज्यादा सा फोर्स लगता है ना, तो अगर तुम उससे अंदर जाके देखो टाइम को थोड़ा स्लो करके -2x स्पीड, जैसे तुम लोग ये 2x पे देखते हो ना वीडियोस, YouTube पे 2x पे वीडियोस देखते हो ना, मेरे लेक्चर सुनते होगे तुम 1.5 या 2x पे, है ना। तो जैसे ही तुम अगर इसे स्लो कर लो 0.75 या 0.5 में कर लो, जैसे स्लो करोगे ना तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा कि ये पहले गया, जस्ट जैसे ही फोर्स एक्ट होना शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में तो फोर्स 0 होगा, फिर धीरे से क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, फिर जब वापस आ रहा होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा और चला जाएगा। लेकिन ये सब हुआ कितना, बहुत ही छोटे से टाइम पे हुआ, समझ में आ रही है बात। देखो भैया एक जब फोर्स पड़ेगा हमें तो लग रहा है कि एकदम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फट से हो गया, लेकिन उसके अंदर भी तुम जाके देखोगे तो इनिशियली फोर्स 0 था, फिर इंक्रीज मैक्सिमम वैल्यू, फिर डिक्रीज मिनिमम वैल्यू, फिर 0 और वापस। तो नॉर्मली कभी भी कोई सा भी फोर्स एक्ट करता है, कभी भी कोई सा भी फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पे, तो वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो सीधे ऐसे कांस्टेंट थोड़े से समय के लिए फट से एक बराबर फोर्स नहीं देता है, कभी नहीं देता है। वो कैसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है, फिर इंक्रीज करता है मैक्सिमम वैल्यू, फिर 0 पे आ जाता है। समझ में आ रही बात। तो ये फोर्स का कर्व होता है नॉर्मली, है ना, ये फोर्स और ये हो गया टाइम। तो समय के जैसे ही उसने टच किया बॉडी को, हैमर के बारे में सोचो, हैमर एंड कॉइन के बारे में, जैसे ही टच किया बॉडी को इनिशियली 0 था, अचानक से फोर्स बढ़ा, फिर जैसे ही वो ऊपर जाने लगा अचानक से फोर्स डिक्रीज हो गया। तो अब ये वाला एरिया हमें क्या देगा, ये बता सकता है क्या, ये T1 है, ये T2 है, मतलब कि ये कितना है, ये है डेल्टा T, है ना। अब ये एरिया हमें क्या देने वाला है, यही एरिया तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी से मिलेगा फ्रॉम T1 टू T2। दिस एरिया विल गिव यू व्हाट, इम्पल्स, ठीक है। दिस एरिया विल गिव यू व्हाट, इम्पल्स। समझ में आती बात। तो इम्पल्स के बारे में लिख लो, इम्पल्स इज अ फोर्स which is very large in magnitude but acts for a very small period of time, and the value of impulse is given as force into time, force into time. Now this time is going to be very very small, अब इसीलिए ये टाइम का चेंज डेल्टा टी या फिर वेरी स्मॉल टाइम लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। चलो ये बात हो गई, ये सारे डायग्राम्स बनाओ, और ये मेन है इम्पल्स का डायग्राम। ये तो मैंने एफ डेल्टा टी को समझाने के लिए बनाया, मेन इम्पल्स का डायग्राम ये है। अगर तुम्हें फोर्स का रिलेशन पता है, उसे इंटीग्रेट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम तुम्हें पता होना चाहिए, लिमिट्स पता होनी चाहिए, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। ये एक बात हो गई, ये एक बात हो गई। अब इसी में एक स्टार पॉइंट तुम ऐड कर लो, एक स्टार पॉइंट ऐड करो कि एफ इंटू डेल्टा टी, या फिर ये वाला ये जो टोटल लिखोगे ना, यहां से हमें पता चलता है कि इम्पल्स, ये राइट हैंड साइड वाला इम्पल्स है ना जे, ये इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। क्या लिखोगे, एक पॉइंट लिखो, इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही है बात। इम्पल्स ऑन द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर मुझे फोर्स का रिलेशन नहीं पता है तो मुझे क्या पता मोमेंटम के बारे में पता होगी, इनिशियल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम क्या था। अगर मैं इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जान रहा हूं तो डेल्टा पी निकाल सकता हूं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इम्पल्स हो जाएगा। अरे तो इम्पल्स पता करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एफ इंटू डी टी को इंटीग्रेट कर दूं, या फिर क्या कर लूं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लूं। तो उस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूं, इम्पल्स पता कर सकता हूं, क्योंकि इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज
इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एज पर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। करेक्ट? बात समझ में आ रही है? इम्पल्स समझ लिया। चलो कुछ क्वेश्चन देखेंगे क्या इम्पल्स पे? फटाफट लिखो, इसे डायग्राम बनाओ, फटाफट लिखो और फिर पॉइंट्स लिख लिया ना। एक तो डेफिनेशन लिख लिया, दूसरा क्या है? चेंज इन इम्पल्स ऑन एन बॉडी कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट दी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार इम्पल्स पढ़ने की जरूरत क्या थी, एफ इंटू डेल्टा टी पढ़ने की जरूरत क्या थी, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो क्या होता है ना कि जब ये फोर्स, सडन फोर्स कुछ समय के लिए लगता है तो हम इसमें ना फोर्स की मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी दी फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब तुम वो क्रिकेट बॉल वाली बात याद करो, क्रिकेट बॉल वाली याद, जब तुम कैच ले रहे होते हो ना, तो अगर तुम अपने हाथ को ना हिलाओ तो देखो क्या होने वाला है, एक बॉल विद अ बिग वेलोसिटी, एक बॉल मान लो ऐसे क्रिकेट बॉल होता है ना, क्रिकेट बॉल, अब ये तुम्हारे हाथों की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हारे हाथों की तरफ आ रहा है और इसका कुछ मास होगा ना, मास होगा, मान लिया चलो 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का है और कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, मान लिया 20 मीटर्स पर सेकंड से आ रहा है। जैसे ही तुम इसे कैच कर लोगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये इनिशियल है, फाइनल वेलोसिटी तो हमेशा 0 हो जाएगी। कैच करने के बाद फाइनल वेलोसिटी जो 0 होने वाली, मतलब कि अगर तुम चेंज इन मोमेंटम के बारे में सोचो, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू 50 ग्राम्स मल्टीप्लाइड विथ फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, माइनस ऑफ 20। समझ में आती है बात? 5 दूनी इतना ग्राम मीटर पर सेकंड, इतना मोमेंटम तो चेंज होने वाला है। लीनियर मोमेंटम में चेंज तो इतना का आएगा, ये तो श्योर है कि नहीं? इतना का चेंज आने वाला है फॉर श्योर। लेकिन डेल्टा पी ही इक्वल टू होता था एफ इंटू डेल्टा टी के, क्या हमें पता है? एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर होता था ना। अब देखो ये डेल्टा टी और एफ, ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जो इसे कंपनसेट करने वाले। इतना अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को कौन कौन कंपनसेट करने वाला है? फोर्स और टाइम। अब अगर तुमने टाइम बहुत कम लिया, मतलब कि अगर तुमने इसे 0 वेलोसिटी में लाने के लिए अपने हाथ को हिलाया ही नहीं, यहीं पे रख दिया, यहां पे पड़ते ही सट से 0 वेलोसिटी में आ गया, तो टाइम तो बहुत कम हो जाएगा। मतलब कि जो फोर्स आपके हाथों में पड़ने वाला है ना, वो बहुत हाई होने वाला है, तो तुम्हें ज्यादा दर्द होगा। ये बात समझ में आ रही है? और वहीं पे कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं, ऐसे कैच लेते ही उसे पीछे की ओर खींचते हैं, नहीं खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। तो इस खींचने से क्या फायदा हुआ? देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो पूरी v थी, अब उन्हें 0 वेलोसिटी करने के लिए उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, तो डेल्टा टी उन्होंने बढ़ा दिया। जैसे ही डेल्टा टी उन्होंने बढ़ा दिया तो उन्हें जो चोट लगेगी हाथों में, क्योंकि फोर्स जो उन पे आने वाला है, क्योंकि डेल्टा टी बढ़ा दिया तो फोर्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अगर फोर्स कम हो रहा है तो उनके हाथों की चोट कम लगेगी। तो जो थोड़ा सा टेक्निक यूज करते हैं और बैक करते हैं हाथों को, उसका रीजन क्या है? वो टाइम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो चेंज इन मोमेंटम तो चेंज नहीं कर सकते। इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है, फाइनल वेलोसिटी फिक्स्ड है, मास ऑफ द बॉडी फिक्स है, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। अब चेंज इन मोमेंटम फिक्स्ड है और तुम्हें चोट भी कम लगानी है, तो तुम्हें अगर इंपल्स का आइडिया होगा तो तुम क्या करोगे? टाइम को बढ़ा लोगे और फोर्स को रिड्यूस कर लोगे, तो तुम्हारे हाथों में चोट कम लगेगा, तुम ज्यादा मैच अच्छे से खेल पाओगे। समझ में आ रही बात? नहीं तो इंजरी होगी और फिर अगले मैच में बैठ जाओ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इंपल्स? ताकि हम फोर्स और टाइम के साथ खेल सकें। जब हमें ज्यादा फोर्स चाहिए तो हम टाइम कम कर देंगे, जब हमें फोर्स रिड्यूस करना है तब हम टाइम ज्यादा कर देंगे। क्योंकि कुछ जगहों पे क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। अगर चेंज इन मोमेंटम एक फिक्स्ड क्वांटिटी है तो फोर्स और टाइम के साथ हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं। और फोर्स इंटू टाइम का उसी क्या कहते हैं? हम इंपल्स कहते हैं। समझ में आ रही बात? चलो अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये सवाल क्या है? देखो बोर्ड पे एक सवाल दिख रहा है तुम्हें। ये इनिशियल कंडीशन है, ये है इनिशियल कंडीशन। इनिशियली बॉल, ये बॉल है या जो भी मान लो, ये 10 kg का मास है, 10 kg का मास है, 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और ये फाइनल कंडीशन क्या है कि इसने बॉल को हिट किया और ये रेस्ट पे आ गया, बॉल को हिट किया, रेस्ट पे आ गया। अब कहता है कि ये जो कोलिजन का टाइम था ना, यहाँ पे जब वो कोलाइड कर रहा होगा,
ये कोलिजन का टाइम अगर 0.03 सेकंड है तब एफ एवरेज क्या होगा, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय दिस बॉडी ऑन वॉल, या फिर वॉल का इस बॉडी पे, क्योंकि थर्ड लॉ में पता है अगर ये एक फोर्स लगाएगा तो उतने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये लगाने वाला इस पे, है ना, ये बात अपने को पता है। अब एफ एवरेज निकालना है जब टाइम 0.03 सेकंड है और दूसरा जब टाइम 10 सेकंड है। देखो टाइम को चेंज करके हम एफ एवरेज निकाल के अभी देख लेते हैं कि कैसे फोर्स पे चेंजेस आता है। समझ में आ रही बात, कैसे फोर्स चेंज हो जाता है। देखो केस नंबर 1 व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0.03 सेकंड्स, 0.03 सेकंड। इस पे देखते हैं, देखो क्या होने वाला है, फोर्स इनटू डेल्टा टी इज गोइंग टू बी चेंज इन मोमेंटम, है ना, और चेंज इन मोमेंटम क्या है, मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मास क्या है 10 kg दिया हुआ है, वी फाइनल क्या दिया हुआ है, वी फाइनल 0 दिया है, माइनस वी इनिशियल क्या दिया है, वी इनिशियल क्या दिया है 15 दिया है, 15 मीटर्स पर सेकंड, दैट मींस 150 kg मीटर पर सेकंड, 150 kg मीटर पर सेकंड। ये दिस इज द अमाउंट ऑफ, देखो चेंज है, चेंज को तुम ऐसे कर लो, चेंज कर लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ठीक है, डायरेक्शन ही बस बदलने वाला है, उससे कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, डायरेक्शन से चेंज होगा फोर्स का। अच्छा अब मुझे फोर्स एवरेज निकालना है और टाइम मुझे कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी कितना दिया हुआ है 0.03 सेकंड। तो अब अगर मुझे फोर्स एवरेज निकालना होगा तो मैं क्या कर लूंगा, 150 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो कि 0.03 सेकंड्स है, 03 सेकंड्स है, और ये ऑलरेडी था केजी मीटर पर सेकंड। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1500 0 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 5000 न्यूटन हो गया ना, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5000 न्यूटन मीन्स 5 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स आ गया। चलो ये पहला केस हो गया। अच्छा दूसरे केस के बारे में थोड़ा देखते हैं, दूसरे केस के बारे में देखते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूं, है ना, यहां पे कर लेता हूं। देखो ये टाइम, सेकंड केस में क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स है, हमें पता है कि ये क्या आने वाला है, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 150 आएगा ना, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला तो ये तो सेम रहेगा ना, टाइम बस बदलना है यहाँ पे। तो एफ एवरेज विल बी इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई टाइम इज 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन। देखो भाई एफ एवरेज कैसे चेंज हो रहा है, देखो देखो पिछले बार 5000 न्यूटन आया, इस बार 15 न्यूटन। समय 0.03 से 10 सेकंड्स में चेंज हुआ, जैसे ही समय चेंज हुआ बाप रे 5 किलो न्यूटन का फोर्स 15 न्यूटन में बदल गया। कितना बढ़िया हुआ नहीं हुआ, 5 किलो न्यूटन का फोर्स 15 न्यूटन में बदल गया। ये है टाइम का खेला। समझ में आती बात, कैसे टाइम बदल रहा है, कैसे वो चेंजेस ला रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से हमें इंपल्स का आइडिया लग जाना चाहिए, और वो क्रिकेट बॉल वाला कि इंपल्स कैसे कैसे मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम एवरेज फोर्स के साथ मैनिपुलेशन कर सकें। समझ में आती है बात, चलो बहुत बढ़िया, इसे उतार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ गया इंपल्स, इंपल्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इंपल्स समझ में आ गया। थर्ड लॉ ये थर्ड लॉ था, इंपल्स ये था, है ना, टाइम हमने बढ़ा दिया तो एवरेज फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है ना। और उसी तरीके से फोर्स, जब भी मैं किसी को ऐसे मैंने एक फोर्स ट्रांसफर किया, उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स ये बोर्ड मुझ पे ट्रांसफर कर चुका है। समझ में आ रही बात। अब तीसरी बात है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके लिए क्या है ना, अब एग्जांपल लेते हैं, दो बॉडीज हैं m1 एंड m2। m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u1 इनिशियल वेलोसिटी, m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u2, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये m1 और ये m2 ये टकराए। अब दोनों की वेलोसिटी क्या है, दोनों की वेलोसिटी कुछ समय के लिए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए 0 हो जाएगी, और फिर उसके बाद तुरंत बाद क्या होगी, दोनों टकरा के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। हो सकता है कि अपोजिट में करें, हो सकता है ना करें, वो तो आगे, लेकिन नॉर्मली ये होना चाहिए इतना तक,
आगे जब कोलिजन में जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये वेलोसिटीज क्या पता अलग अलग डायरेक्शन में हो, कुछ पता नहीं है अपने को, ठीक है, वो फिर निकालते हैं हम, उसके लिए अलग अलग अपने पास मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के। अगर ऐसा केस हो रहा है कि दो लोग आए, टकराए और फिर सेपरेट होने लगे, क्या हुआ, दोनों आए, टकराए और सेपरेट होने लगे। अब इस कंडीशन में मुझे बताना, ये मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मास है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, जब एक मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज जीरो, है ना, ये बात हमें पता है ना कि अगर कोई मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज ऑलवेज जीरो। ये तो न्यूटन ने बताया था भाई कि कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। इट मींस कि इस सिस्टम, अब सिस्टम क्या है, मास 1 एंड मास 2, मास 1 एंड मास 2 आर गोइंग टू बी अवर सिस्टम। हम स्टडी करने जा रहे हैं मास 1 और मास 2 के। अब जब हम मास 1 और मास 2 के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों ही मास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इट मींस कि दोनों ही मास में लगने वाला बाहरी बल, सर क्या कह गए आप, एक्सटर्नल फोर्स, दोनों ही मास पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। क्या समझ में आती है बात, इस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। इन दिस सिचुएशन whatever the initial momentum of the system we have after the collision, the final momentum of the system will remain same। क्या बात समझ में आती है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल कंडीशन है, ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन है, और ये क्या है, ये फाइनल कंडीशन है। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एंड सिस्टम का फाइनल मोमेंटम विल बी सेम इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर किसी सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो उसका मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। इसी ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व है अगर बाहरी फोर्स लगाया जो गया है सिस्टम पे वो जीरो है। तो समझ में आती बात, इससे हम ये लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि द मोमेंटम इनिशियली फॉर द सिस्टम, सिस्टम की बात करें, सिस्टम में क्या है हमारे पास, मास 1 और मास 2 दोनों मिलाकर हमारे सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर हमारा सिस्टम बना रहे हैं। इस पे भी कोई फोर्स नहीं है, इस पे भी कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब क्या मैं इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहता हूं, क्या मैं इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहता हूं, इनिशियल मोमेंटम तो भाई मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 प्लस मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, इनिशियल ऐसे ही होगा ना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1 इज m1 u1, समझ में आती बात, m1 u1, बॉडी 2 का m2 u2। देखो डायरेक्शन अपन साइन वाइन बराबर से पुट कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस m2 v2, ठीक है। ये जस्ट सम, अब डायरेक्शन को लेके मत बैठ जाना, सर इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, इसको आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, वैसे डायरेक्शन को लेके मत बैठो, अभी मत बैठो, ठीक है, अभी मत बैठो डायरेक्शन को लेके। अभी ये चीज समझ लो कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हाँ, मोमेंटम डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब कि क्या वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में ध्यान से चर्चा करेंगे जब हम सही तरीके से इसको लेके पूरा करेंगे। अभी जस्ट समझने के लिए ये चीज एक्चुअली मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, सर क्यों पढ़ा रहे हो, जब कोलिजन में फिर से पढ़ाना ही है तो क्यों अभी पढ़ा रहे हो। देखो क्या होता है ना कि कई सारे सीबीएसई की बुक या फिर स्टेट बोर्ड की बुक्स में ना तुम्हें मिलेगा कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर ये सब पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो लोग अपने स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे होंगे उन्हें लगेगा कि सर आपने ये स्किप कर दिया, मैंने स्किप नहीं किया है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी बातें यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कोलिजन में ये चीज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ ये पॉइंट तो तुम थोड़ा सा जान लो कि ये क्या है, बस इतनी सी बात है, समझ में आ रही बात। तो ये चीज बात तुम्हें बतानी थी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सॉरी सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। समझ में आती बात, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो होगा जब, तब ये बातें लागू हो जाएंगी। तो सारी बातें लिखना है तुम्हें। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल says that whenever the external force acting on the system is zero, the momentum of the system remains conserved. That means the initial momentum of the system will be equal to final momentum of the system. समझ में आती है बात। चलो ऐसे एक तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लिया कि ये क्या है, ये एक इस तरीके का ये अपने पास कार्ट है, ये क्या है, कार्ट है। अब यहाँ पे एक बच्चा था,
यहाँ पे एक बच्चा इस तरीके से खड़ा था, कुछ समय के लिए खड़ा था, फिर उसने क्या किया, देखो जब ये खड़ा है ना तो ये कार्ड की वेलोसिटी क्या है, 0 है, बच्चे की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। बच्चे का मास क्या है, mv है, कार्ड का मास क्या है, mc, ठीक है। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, ये कार्ड है और बच्चा क्या किया, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या कर लिया, जंप लगा दिया, यहां से क्या कर दिया, जंप लगा दिया। अब जैसे ही जंप लगाया, मास ऑफ बच्चा तो mv है, मास ऑफ कार्ड तो mc है। अब ये इसको जो वेलोसिटी मिली ना, ये वेलोसिटी ऑफ बच्चा इस मान लो 2 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। सो अब इस कंडीशन में ये कार्ड तो पीछे की ओर भागेगा ना, कार्ड तो पीछे की ओर भागेगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार्ड, अगर ऐसा पूछा गया व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करना और तुम्हें वेलोसिटी ऑफ कार्ड मिल जाएगी। कैसे सर करके बताओ। चलो मान लिया ये कितना था, देखो बच्चे का मास मान लिया चलो 30 kg मान लिया, कार्ड का मास मान लिया 60 kg, कार्ड को मान लिया 60 kg, बच्चे को मान लिया 30 kg, और बच्चे की वेलोसिटी हो गई इतनी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ड हमें बतानी है। तो देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली ये कंडीशन है ना, सिस्टम क्या है यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, बच्चा प्लस कार्ड, ठीक है, बच्चा प्लस कार्ड सिस्टम है। अब क्या हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं इस सिस्टम में, कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, बच्चा खुद ही कूद रहा है, तो बच्चा तो सिस्टम के अंदर था ना, बच्चे ने एक फोर्स लगाया होगा कार्ड पे, लेकिन बच्चा तो सिस्टम के अंदर है ना, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है। अब अगर तुम सोचो यार बच्चा कूद रहा है तो पैर से उसने फोर्स लगाया कार्ड पे, हाँ लगाया, लेकिन बच्चा तो सिस्टम के अंदर है ना, समझ में आती बात, सिस्टम से बाहर तो नहीं था, वो सिस्टम नहीं है। तो अब देखना इनिशियली मास ऑफ बच्चा प्लस वेलोसिटी ऑफ बच्चा, सॉरी मास ऑफ बच्चा इनटू वेलोसिटी ऑफ बच्चा प्लस मास ऑफ कार्ड इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल, है ना। तो इनिशियली तुम देखो मास वेलोसिटी ये तो 0 है, वेलोसिटी 0 है, ये भी 0 है, मतलब इनिशियली तो सब कुछ 0 है। अब फाइनल के बारे में बात करते हैं, फाइनली मास ऑफ बच्चा इनटू वेलोसिटी ऑफ बच्चा प्लस मास ऑफ कार्ड इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ड, ये 0 के बराबर होना चाहिए। दैट मींस अगर मैं देखूं देखो मास ऑफ बच्चा क्या है 30 है, वेलोसिटी ऑफ बच्चा क्या है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 है, मल्टीप्लाइड विद 2, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले आना है ना, माइनस मास ऑफ कार्ड इज 60 इनटू वेलोसिटी ऑफ कार्ड, समझ में आती बात। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ड क्या हो गया 30 इनटू 2 60, दिस इज आल्सो 60 माइनस ऑफ 1 मीटर्स पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ड क्या जाएगी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन दिखा दिया तो खुद ही माइनस हो गया 1 मीटर पर सेकंड। समझ में आती है बात, समझ में आती है बात। देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। चलो अच्छा, अब जो 3 चीजें पढ़ी हैं क्या उसे हम एक ही लाइन में समझ जाए क्या, जितनी भी 3 चीजें पढ़ी थी हमने क्या हम उसे एक ही लाइन में समझ जाए क्या, ये लिख लो फटाफट। मैं तुम्हें एक जबरदस्त बात बताता हूं कि कैसे हम सारी चीजों को एक लाइन में समझ सकते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए डेरिवेशन भी चाहिए, तो अगर मैं डेरिवेशन भी करा दूं, चलो करा ही देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए वो डायग्राम बनाए रखना और फिर देखो कैसे लिखते हैं। देखो इस कंडीशन पे जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं ना M1 M2, तो क्या होता है M1 एक फोर्स M2 पे लगाएगा, M2 एक फोर्स M1 पे लगाएगा। तो देखो M1 जो M2 पे फोर्स लगाएगा उसे लिखा जाएगा F21 और इसे लिखा जाएगा F12, है ना, है कि नहीं। चलो आ जाओ, अब देखो इस कंडीशन में अगर मैं थर्ड लॉ लगाता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि F12 विल बी इक्वल्स टू F21। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो मैं लिख सकता हूं ना, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, भैया कितनी बार बताया डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा, मतलब कि मैं लिख सकता हूं F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। अब देखो, अब इसके बाद ये इसको पढ़ना आता है ना, फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ बॉडी 2। थोड़ा सा मैं ये बंद कर लेता हूँ ना, वेट
देखो ये F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ बॉडी 2, F21 फोर्स ऑन बॉडी 2 बिकॉज ऑफ बॉडी 1। तो जिस बॉडी में फोर्स लग रहा है एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स बॉडी 1 पे लग रहा है तो मोमेंटम किस बॉडी का चेंज होगा, बॉडी 1 का ही चेंज होगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एज पर द सेकंड लॉ में लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 डिवाइडेड बाई टाइम। समझ में आती है बात, क्यों मैंने बॉडी 1 लिखा है यहां पे, क्योंकि ये फोर्स तो 1 पे लग रहा है ना, जो फोर्स 1 पे लग रहा है वो मोमेंटम किस बॉडी का चेंज करेगा, 1 का ही तो चेंज करेगा ना, तो इसलिए dp1/dt। समझ में आती बात, माइनस फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, किस पे फोर्स लग रहा है, 2 पे लग रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ कौन सा बॉडी, 2 डिवाइडेड बाई dt। समझ में आती बात यहां तक। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो, dp1/dt प्लस इसको इधर लिया है तो dp2/dt दैट इज इक्वल टू 0, या फिर इसे ही कैसे लिख सकते हैं, d/dt ऑफ P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू 0, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, d/dt कॉमन निकालिए, P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। अब P1 क्या है, मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, ठीक है। अब ये टोटल क्या है, ये समेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 एंड बॉडी 2, या फिर इसे ही कह लो, इसे ही तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, ये सिस्टम का मोमेंटम है ये, है ना। अब क्या कह रहा है, देखो इस रिलेशन को अच्छे से मैथमेटिक्स अगर समझ लिया ना तुमने, तो तुम्हें आज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज 0। क्या समझ में आ रहा है, change in momentum of the system with respect to time is 0. That means this particular quantity P1 plus P2 which is the momentum of the system will remain constant. क्या समझ में आती है बात, momentum of the system will remain constant with respect to time, समय के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में, with respect to time समय के साथ चेंज दिस मोमेंटम का समेशन मींस कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, किसके साथ, समय के साथ। समय आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन मोमेंटम सिस्टम का सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा। समझ में आती है बात, ये बात समझ में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया से लिख लेना। यही तो डेरिवेशन है और प्रूफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो तो मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ है। समझ में आती है बात, है ना। अब उसके बेस पर क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। चलो ये बहुत बढ़िया चीज थी, डेरिवेटिव के फॉर्म में जब करते हैं ना इसे, ये चीज जब समझ में आती है ना बेटा, बहुत मजा आता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। देखो P1 प्लस P2 बॉडी 1 का मोमेंटम, बॉडी 2 का मोमेंटम, समेशन ऑफ बॉडी 1 एंड 2, 1 और 2 ही तो मिला के हमारा सिस्टम बना रहा था यार। ये सिस्टम का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए ये कांस्टेंट है, समय के साथ कांस्टेंट है। समझ में आती बात, समय के साथ कांस्टेंट मतलब कि इनिशियली P1 प्लस P2 जो होगा वही फाइनली P1 प्लस P2 होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि P1 कभी चेंज ही नहीं होगा, P1 चेंज होगा, P2 कभी चेंज होगा, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि P1 और P2 चेंज होंगे, लेकिन दोनों का समेशन कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आती बात, दोनों का समेशन चेंज नहीं होगा। हाँ P1 P2 चेंज हो सकते हैं लेकिन दोनों का समेशन कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े। देखो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, यहां पे हमने थर्ड लॉ यूज किया और यहां पे कौन सा, सेकंड लॉ यूज किया, है ना। तो ये समेशन ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ जब करते हैं ना तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिल जाता है। समझ में आ रही बात, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के कॉम्बिनेशन से मिलता है, which is equals to P1 plus P2 is going to be constant कब, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ हमने सब चीज देख लिया है, सारी चीजें देख ली हैं। एक बार तुम्हें फटाफट रीकैप दे देता हूं, फटाफट क्या करता हूं, रीकैप दे देता हूं। चलो आ जाओ फटाफट रीकैप। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले इंपल्स पढ़ा था, इंपल्स से पहले थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है, F12 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये क्या है, थर्ड लॉ है ना। अब फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, F dt इज इक्वल टू dp, इंटीग्रेट कर लो तो भैया ये क्या है, ये इंपल्स है, ये चेंज इन मोमेंटम है। तो देखो इसी इक्वेशन से ये फोर्स सेकंड लॉ है ना, ये तो सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ से तुम्हें क्या मिल गया, इंपल्स के बारे में पता चल गया।
है ना। कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है यार। सेकंड लॉ से हमें इंपल्स के बारे में पता चल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी दैट मीन्स द एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम कर्व T1 से T2 तक, एरिया अंडर द फोर्स एंड टाइम कर्व हमें क्या देगा, इंपल्स देगा। या फिर मान लो चेंज इन मोमेंटम भी हमें इंपल्स ही देगा। ये एक बात हो गई। और इसके अलावा सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को जैसे ही हम मर्ज करते हैं, F12 को क्या लिखते हैं, dp1 डिवाइडेड बाई dt लिखते हैं। F21 को क्या लिखते हैं, dp2 डिवाइडेड बाई dt लिखते हैं। इसे लिखते ही क्या लिख देते हैं, dp1 प्लस p2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 0। और यहीं से पता चल जाता है कि p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो भैया सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये और ये वाला क्या था, ये है इंपल्स, और ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो क्लास में पढ़ा सारी चीजें एक बोर्ड में आ गई, नहीं आ गई, बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगाना आना चाहिए। देखो सारी चीजें यहीं पे हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी थी सारी चीजें यहीं पर हैं, तीनों चीजें यहीं पर है। तो एक बोर्ड में ही तीनों चीजें हमने समझ ली। समझ में आ गई बात, बहुत ही आसान था ना, मजा आ रहा है क्लास में, नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, होपफुली वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके। तो बढ़िया, ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो और खूब मस्ती करो, खाना खाओ, पानी पियो जम के, और गर्मी बहुत बढ़ गई, पानी थोड़े थोड़े समय पे पीते रहा करो। ठीक है, और मजे से रहो, पढ़ते रहो। दोस्तों को भी बोलो कि वो भी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है। समय कभी भी ज्यादा नहीं रहता है, समय हमेशा कम पड़ जाता है। पढ़ने वालों के लिए तो समय हमेशा कम ही पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। अगर तुम्हें कम ही पढ़ना है तब तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन कम क्यों पढ़ना है यार, पढ़ लेते हैं ना खूब सारा, क्यों। चलो फिर ठीक है, ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, खुश रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।